देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी is the type of energy which is possessed by the body due to its motion. ठीक है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, एनर्जी बहुत तरह की होती है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलास्टिक, है ना, ग्रेविटेशनल, बहुत तरह की होती है। तो ऐसे ही का एक है काइनेटिक एनर्जी। तो हर एक एनर्जी अलग अलग तरीके की वजह से होती है। तो ये वाली जो एनर्जी है दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशन। ठीक है जी। इफ ए बॉडी ऑफ मास m moving with velocity v, then kinetic energy associated with body is given by is equal to हाफ एम वी स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला। इफ v इज इक्वल टू 0 यानी कि कोई रेस्ट पे है तो, ठीक है जी, इफ v इज इक्वल टू 0 यानी कि बॉडी रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। ठीक है, बॉडी का रेस्ट पे होना तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कहाँ से देख रहे हो। ठीक बात है। ये जो चीज़ है ये तो रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब कहाँ से देख रहे हो बदल जाएगी इस बात पे। मुझे एक कार चलते हुए दिखाई दे रही है तो उसमें वेलोसिटी है, मैं ही उस कार में बैठा हूँ तो मुझे वो रुकी हुई लग रही है। तो इसलिए रिलेटिव टर्म है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कैसी होती है, फ्रेम डिपेंडेंट। जैसे वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है, उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट चीज है। ठीक बात। कितनी होती है ऐसे। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है वेक्टर है? स्केलर। वेलोसिटी तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो एनर्जी है। हर एक टाइप की जो भी एनर्जी है वो सब है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। फिर भी कोई कहे कि वेक्टर नोटेशन में लिखना है, इसे कैसे लिखोगे m, तो क्या मैं इसे v डॉट v ऐसे करके लिख सकता हूँ वेलोसिटी का, क्योंकि अगर एक वेक्टर का उसी में डॉट किया जाए तो a स्क्वायर आता है ना। तो इसी तरह से मैं वी स्क्वायर को वी डॉट वी लिख सकता हूँ। तो अगर कोई कहे कि वेक्टर अब है तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर में कैसे लिख दूँ, तो फिर भी लिखी जा सकती है ऐसे कि डॉट प्रोडक्ट करके लिख दो। ठीक है जी। चलिए ये तो हो गया बेस डेफिनेशन। ओके इस पे जो सवाल होते हैं ना, 2 मिनट देख लो उसके बाद में। इस पे जो क्वेश्चन होते हैं उसकी तरफ चलते हैं सीधे। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ऐसा है। अगर मैं इसमें m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूं तो 1/2 m इंटू वी क्या होता है मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m इज काइनेटिक एनर्जी। ये एक रिलेशन है जिस पे नीट में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर 2m, या फिर p स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी, और ये हटा दूं तो अंडर रूट। ये है भाई मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ऐसा है। ठीक है। तो एक तो बिल्कुल बेस फॉर्मूला जो है वो ये है, मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन ऐसा। एक टाइप की और काइनेटिक एनर्जी होती है, इस चैप्टर में इस्तेमाल नहीं होगी लेकिन केमिस्ट्री में बहुत जगह पढ़ते होगे या मॉडर्न फिजिक्स जब आती है उसमें बहुत जगह पढ़ते हैं कि अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल को, एक चार्ज पार्टिकल था मान लीजिए कोई, और उसको आपने किसी v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवा दिया, v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवा दिया, तो ये भागना शुरू करेगा ऐसे, तुरंत इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मुझको पूछा जाए कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला है ना, v इज पोटेंशियल डिफरेंस ये वाली। ठीक है। इस चैप्टर में काम नहीं आएगी ये वाली चीज़। कहीं बाई चांस आ जाए कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, अगर वो v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवा दिया तो कितनी हो जाएगी, q इंटू वी है, e इंटू वी जो भी चार्ज हो वो। ठीक है।
तो मैग्नेटिक फील्ड वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनमें कई बार यूज़ होता है, या फिर केमिस्ट्री में काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, या फिर मॉडर्न फिजिक्स में। ये इस चैप्टर में नहीं आएगा, बट चलो फॉर्मूले तो मैं तो सारे फॉर्मूले इकट्ठे कर रहा हूँ इसलिए हो गया। ठीक है, अब मोमेंटम बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, और काइनेटिक एनर्जी बदलेगी मोमेंटम बदलेगा, कुछ भी ऐसा है ना। काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड कर सकती है, मास और वेलोसिटी पे, ऐसे करके। तो ये वाले फॉर्मूला पे बेस करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। कि किसी की इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी पहले वो इतनी थी, हाफ ऑफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, और कुछ उसमें फोर्स लगे जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल के हो गई इतनी। तो इसमें मुझे चेंज पूछा जाता है कि क्या होगा। ठीक है जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताइए। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो गया, हाफ ऑफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, ये तो होता है चेंज। चेंज कैसे दिखाते हैं इसको, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक होता है फ्रैक्शनल चेंज, उसको कैसे दिखाते हैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, चेंज अपॉन इनिशियल। तो चेंज कितना है, हाफ एम वी फाइनल वी इनिशियल स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। अब कुछ m by 2 कटता होगा तो काट वाट लेंगे, बट चलो हम तो सीख रहे हैं करना क्या है। एक होता है तीसरा परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज जो आया है आपका उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो ये काम हमें कई जगह पे करने को बोला जाएगा। जैसा हमने ये काम किया काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक उसी तरह का काम होगा मोमेंटम के साथ भी, कि मोमेंटम का परसेंटेज चेंज पूछा है मुझे ना। जैसे मुझको कोई कहे कि चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, तो क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा पी अपॉन पी इनिशियल, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल। और परसेंटेज चेंज कोई पूछे तो डेल्टा पी अपॉन पी इनिशियल, जो फ्रैक्शनल निकाला था उसमें 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या गेम समझ गए हो। चलिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी का, ये करो नोट, उसके बाद हम सवाल करेंगे अब इस पे बेस्ड। अब हमें देखने हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब बिल्कुल कोई ऐसे सवाल दिए जाएं कि इतना मास है इतनी वेलोसिटी है निकाल दो, तो कर ही दोगे फिर तो, ठीक बात है। लेकिन देखिए पिछले चैप्टर्स को इंक्लूड करते हुए क्या बन सकता है, देखिए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू constant acceleration 5 meter per second square from rest, particle of mass 10 kilogram। ठीक है जी, रेस्ट, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 5 सेकेंड्स, ऐसा दिया। ठीक है, चलो ये हुआ पिछले जो चैप्टर हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि हाँ उनके फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें कुछ। चल नहीं है? पहले वाले क्वेश्चन का देखिए, पहले वाला मास दे रखा 10 किलोग्राम, मूविंग पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट से शुरू करा तो u इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, सारा सामान निकाल के रख लो अलग ऐसा। तो और टाइम दे रखा है t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, इन सारी चीज़ों से कनेक्ट करते हुए कोई इक्वेशन है जो हम जानते हैं, सही बात है। उसके बाद आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। मुझको कब निकालनी है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड में वेलोसिटी पता होनी चाहिए, कैसे निकलेगी इससे वेलोसिटी, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है। क्या इक्वेशन लगाऊं, फर्स्ट इक्वेशन भाई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखते ही दिमाग में पहली चीज़ क्या है, ये तो 0 + 5 × 5, तो v कितना हो गया 25, उठा के इधर चिपकाओ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ × 10 × 25 का स्क्वायर, वो 25 का भी स्क्वायर करना है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है क्या, तो 5 ये हो गया और × 625, इतने
जूल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, आ जाएगी जो भी आ जाएगी, ठीक है। चलेगा, उधर से शुरू करो काम। बिल्कुल आसान सवाल आते हैं इस पे। बढ़िया बात है, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन चाहिए यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की तो ऐसी होगी कि मोमेंटम तो सेम है, और दूसरे वाले की होगी पी स्क्वायर अपॉन 2m, दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है जी। आसान काम, ये तो बस हम फॉर्मूला लिखना सीख रहे थे, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। ये वाले टाइप के सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। इफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 5%, व्हाट इज द चेंज इन द परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए हमने परसेंटेज वगैरह वो सब निकालना सीखा था। देखिएगा, मोमेंटम था जो कि 5% बढ़ाया गया है, तो पहले मान लीजिए पी रहा होगा, तो अब कितना हो गया, कुछ चेंज हो गया, सही है। कितना चेंज हो गया कि पुराने वाले में 5% बढ़ाओ, है ना। तो पुराना कितना था पी, और ये कितना हो गया 0.05 हो गया क्या, सही है। तो कितना हो गया टोटल 1.05 पी, इतना हो गया नया मोमेंटम। पहले काइनेटिक एनर्जी थी मान लीजिए के ई, अब जो काइनेटिक एनर्जी होगा के ई डैश, इसका फॉर्मूला क्या है पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसका फॉर्मूला क्या है पी डैश स्क्वायर अपॉन 2m, सही है। तो कितना हो गया 1.05 का स्क्वायर पी का स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर बाई 2m क्या है के ई, ठीक है, इंटू 105, इसका स्क्वायर कितना होता है भाई 25, 5 0 0 0 और 105, कितना हो गया 25, 5 5 10 1 1, 4 अंक होगा, ये कितना हो गया 1.1025 ऐसा। अब देखो ये कितना था 5%, यहाँ क्या आ गया था 1 के बाद 5, यानी कि 100 में 5% ऐड हो गया, 105 हो गया टोटल अब, सही। इसी तरह ये बताओ कितने परसेंट है 0.25, 10.25 भाई, 0.5%, यही तो है 0.5 का मतलब 5%, तो ये कितना है 10%, 10%, 10.25, तो ये तो बहुत छोटा है, इसे तो छोड़ सकता हूँ। कितना हो गया ये 10% का इंक्रीज हुआ है क्या ये, क्योंकि एक के ऊपर गई है, बढ़ गई है एक के ऊपर, तो 10% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आता, वही अपना पुराना फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज चेंज कैसे लिखा जाता है, ऐसा। ये कितना है 1.10 काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी समझ से कॉमन लेकर कट जाएगा 1.10 माइनस 1, और इंटू 100 भी होता है क्या इसमें, इंटू 100 कितना हो गया ये 0.1, और इंटू 100 कितना हो गया 10%। या सीधे सीधे तभी यहीं से देख लो ना तुरंत, इसमें देखना सीखो यहीं पे सीधे कि हो गया 10%, इतनी कथा क्यों लिखूंगा, सही है। ये एक तरीका हुआ करने का, ठीक है जी। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि क्यों ना मैं इससे सीधे 100 मान लूँ, है ना। तो हमने क्या करा, इसे सीधे 100 मान लिया, तो ये कितना हो गया 105, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी 100 का स्क्वायर अपॉन 2m, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 105 का स्क्वायर अपॉन 2m, डिवाइड कर दो दोनों को तब भी वही बात सेम पे पहुंचोगे, ठीक है जी। लेकिन इससे भी आसान और सही तरीका कि बस 2 लाइन में ख़त्म, ये है फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, सही। ये वो परसेंटेज चेंज, क्या हमें एरर वाले फॉर्मूले याद हैं इस तरह के, जब कोई फॉर्मूला इस तरह से होता है तो उसका एरर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इधर मास तो कांस्टेंट है 2 पहले आ जाएगा, और ये क्या हो गया डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, तो परसेंटेज बन जाएगा क्या, तो ये सारी चीज़ क्या बन गई 5% का ही तो चेंज कर रखा है, तो 5 दूनी कितना हो गया, लो देसी जुगाड़, सही है। लेकिन हर देसी जुगाड़ आपको सही जगह नहीं पहुंचाता, ठीक बात है। इस पे करके देखेंगे ये वाली चीज़, तो मैं 2 तरीके से करूँगा, देखिए इसको, एक तो हो गया P, तो बाद में हो गया P डैश कितना हो जाएगा 1.2 P हो जाएगा क्या, 20% है ना, 1.20 P, तो 20% हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी डैश, तो कितना हो जाएगा P डैश स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है जी, कितना हो गया 1.2 का स्क्वायर
पी स्क्वायर अपॉन 2m। इसको क्या लिख दिया जाए, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1.2 का स्क्वायर इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे करके हो गई। 1.2 का स्क्वायर क्या होता है, 144 काइनेटिक एनर्जी। बताओ कितने परसेंट का चेंज दिखाई दे रहा है, 44। एक उसके बाद जो लिखा है 44% का इंक्रीज दिखाई दे रहा है, सही है। अगर मैंने ये मेथड लगाया होता तो मैं क्या लिखता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। इसको क्या लिखता मैं, 20% बढ़ा है, कितना हो गया 40%। अब कौन सा आंसर ठीक है, तो 44 कह रहा है 40 कह रहा है, तो फर्क है। तो अब ये सही नहीं है, ये सही है, सही है। इधर देखो तो फिर ये क्यों सही था, तो ये 10% आ रहा था और यहाँ भी कितना है 10% आ, भाई यहाँ लंबे मेथड से किया और छोटे से किया 10 ही आया। इसका मतलब हम जो ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं ये छोटे चेंज के लिए तो सही रिजल्ट देगा, लेकिन बड़े चेंज के लिए सही रिजल्ट नहीं देगा। तो छोटे चेंज पे चाहे आपने इस फॉर्मूले से किया था इससे किया था सेम आया था रिजल्ट, लेकिन अगर आप बड़ा चेंज कर रहे हो 20% का 50% का तो फिर सेम नहीं आएगा। तब मुझे अलग ये वाला फॉर्मूला तब मैं नहीं लगा सकता, मुझे ये लगाना पड़ेगा, सही है। तो कौन सी वाली चीज़ कहाँ पे लगेगी कहाँ पे नहीं लगेगी ये चीज़ मुझको पता होनी चाहिए। तो बड़े चेंज के लिए हमेशा ये बड़ा वाला मेथड चलेगा, छोटे चेंज के लिए छोटा वाला मेथड चल जाएगा, सही रिजल्ट देगा, जल्दी दे देगा, ठीक है। तो ज़्यादातर छोटा वाला चेंज पूछा जाएगा तो पता है अपने को कि मेरे को कैसे करना है। बड़ा चेंज है तो गलती नहीं करनी है कि मैं तो इससे कर दूंगा, गलत आएगा आंसर। तो वो तैयार बैठा है बिल्कुल जाल बिछा के कि तुम 40 लिखो जबकि आंसर 44 है, ठीक है। अब गलत करिए आओ ऐसे करके, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है इस सवाल में। तो ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है इस चीज़ की कि हाँ गलती का स्कोप बनेगा यहाँ पे।